हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे जो आने वाली नर्सिंग के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्वेश्चन 1, शरीर का परिवहन तंत्र है एंडोक्राइन सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। तो शरीर का जो परिवहन तंत्र होता है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये देखते हैं, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हार्ट हो गया, वेन्स हैं और जितना भी ब्लड से रिलेटेड पार्ट है ये सभी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा ऊतक में प्रवेश करने पर कहलाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ब्लड, लिम्फ, कैपिलरी फ्लूइड। इसका सही आंसर देखेंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अंतरालीय द्रव्य इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक्सप्लेनेशन देखेंगे कुछ इसका। देयर आर मैनी फंक्शंस ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वन सच फंक्शन इज द न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट एक्सचेंज। देखिए होता क्या है कि ब्लड आ रहा है यहाँ से, तो ब्लड का काम होता है कि न्यूट्रिएंट्स को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और इस कोशिका में एनर्जी प्रोड्यूस करना। अब होता क्या है कि जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऑक्सीजन ये ब्लड इस सेल्स को देगी, तो ये यहाँ से जो भी लीक हुआ प्लाज्मा कोशिका के चारों ओर, उसके माध्यम से ऑक्सीजन गई और ऑक्सीजन के बाद जब इसमें CO2 बनी तो आगे चल कर के ये CO2 इसके अंदर आकर के बाहर निकल जाती है। आगे एक्सप्लेनेशन और देखेंगे इसका। इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्ट्स एज ए ब्रिज फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड सराउंडिंग सेल। न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड ऑक्सीजन diffuse from the capillaries into the interstitial fluid and are taken up by the nearby cells. Waste products including carbon dioxide and cellular byproducts move from cells into the interstitial fluid and eventually enter the capillaries for elimination. The differences between lymph and interstitial fluid are as follows. Lymphatic fluid is found around the lymphatic vessels, whereas interstitial fluid is found around cells. Lymphatic fluid contains lymphocyte while interstitial fluid contains phagocytes. Both are types of white blood cells. Next देखेंगे आगे चल करके इसका। तो हम देखते हैं ये ब्लड है, इसमें से ये ब्लड प्लाज्मा फ्लो कर रहा है। ब्लड प्लाज्मा एक कैपिलरी के माध्यम से बाहर निकलता है और कोशिकाओं के चारों ओर के एरिया में ये फ्लो करता रहता है। तो इसी हम लिक्विड को कहते हैं, हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, और जो देर इसके सेल्स के अंदर चला जाता है उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। कुछ और एक्सप्लेनेशन है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड आल्सो रेगुलेट्स फ्लूइड बैलेंस एंड प्रेशर। देखिए जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो कि सेल्स के चारों ओर के एरिया में पाया जाता है, वो फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आगे बताया गया है कि टिश्यू फ्लूइड, देखिए जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसी को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये एक ऐसा फ्लूइड है जो बिटवीन सेल्स एंड ब्लड कैपिलरीज में फ्लो करता रहता है। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू प्लाज्मा एंड मेक्स अप द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अलॉन्ग विथ प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एबी नोड स्थित होता है राइट एट्रियम में, इन एट्रियोवेंट्रिकुलर सिस्टम में, इन पेरिकार्डियम, इन मायोकार्डियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट एट्रियम। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो एबी नोड स्थित होता है राइट एट्रियम में, इन एट्रियोवेंट्रिकुलर सिस्टम, इन पेरिकार्डियम, इन मायोकार्डियम। तो एबी नोड इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं, ये राइट एट्रियम में स्थित होता है। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं।
देखिए हमारा हृदय 4 चैम्बर होता है। ऊपर होते हैं इसमें अलिंद जिनको एट्रियम बोला जाता है, नीचे होते हैं निलय जिनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। अब इसमें जो इम्पल्स शुरू होती है, धड़कन की शुरुआत होती है, वो ऐसे नोड करता है, ऐसे नोड से एवी नोड के पास आता है और ये एवी नोड राइट एट्रियम में स्थित होता है। फिर ये पुर्किंजी फाइबर्स हैं, सॉरी ये बंडल ऑफ हिज है, ये बंडल ऑफ हिज के ब्रांचेज हैं और ये पुर्किंजी फाइबर्स हैं। इस प्रकार पूरे हृदय में ये जो धड़कन का प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में एटीपी का निर्माण नहीं होता है। देखिए हम लोग जानते हैं एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और जब भी एटीपी बनता है तो ऊर्जा मिलती है, शरीर के काम आने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि किस में एटीपी का निर्माण नहीं होगा। ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, फैट एसिड ऑक्सीडेशन और एचएमपी पाथवे। तो इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है ग्लाइकोलिसिस, इसमें एटीपी बनती है। दूसरा है टीसीए साइकिल, इसमें भी एटीपी बनती है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में भी एटीपी बनती है। और एचएमपी पाथवे ऐसा पाथवे जिसमें एटीपी का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पे देखते हैं ये एचएमपी पाथवे इसका सही आंसर है। अब एटीपी फुल फॉर्म देखेंगे यहाँ पे, तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड यूज टू स्टोरेज एट द सेलुलर लेवल। कोशिका के स्तर पर एनर्जी स्टोर करने का एक कोड वर्ड आप इसको मान सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी इज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कंसिस्टिंग ऑफ ए नाइट्रोजनस बेस। इसमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है जिसको हम लोग एडेनिन कहते हैं, एक राइबोस शुगर होती है और एंड 3 सीरियली बॉन्डेड फॉस्फेट ग्रुप, और 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जो कि एक सीरियल में लगे हुए होते हैं। तो एटीपी और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट एक्ट्स एज मेन एनर्जी कैरियर इन द सेल्स। अब इसमें कुछ और ऑप्शन दिए गए थे जैसे कि ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है ये भी हम लोग देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। यह पाइरूवेट, एडीपी और एनएडीएच और पानी के 2 अणु पैदा करता है। यह प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह एरोबिक और एनारोबिक दोनों जीवों में होता है। देखिए ग्लाइकोलिसिस, जैसे कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में जैसे इसमें लिसिस लगा है तो लिसिस का मतलब होता है टूटना। अब चूंकि पहले लगा है ग्लाइको तो निश्चित बात है ग्लूकोज का टूटना। इसमें ग्लूकोज टूट करके या विखंडित होकर के पाइरूवेट, एटीपी, एनएडीएच और पानी के 2 अणु पैदा करता है। इस प्रकार इसमें एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट इसमें एक और ऑप्शन था जिसको हम टीसीए साइकिल बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। यह वायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन की दूसरी अवस्था और यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें भी ग्लूकोज जो विखंडित होकर के एटीपी बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें एचएमपी पाथवे जो कि एटीपी नहीं बनाता है। तो एचएमपी पाथवे, एचएमपी शंट पाथवे आल्सो नोन एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे और बारबर्ग डाइकेन लिपमैन पाथवे इज इन मेटाबॉलिक प्रोसेस पैरेलल और अल्टरनेटिव टू ग्लाइकोलिसिस। जो एचएमपी पाथवे है जिसको हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं, यह ग्लाइकोलिसिस के पैरेलल पाथवे जैसा ही होता है। इन हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, क्योंकि जो एचएमपी का जो फुल फॉर्म है ये है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पेंटोजेज। मीन्स इसमें जो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट होता है वो पेंटोज शुगर में कन्वर्ट होता है जिससे कि एनएडीपीएच और पेंटोज जो कि 5 कार्बन की एक शर्करा होती है उसका निर्माण होता है। इसमें एटीपी नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। जोड़ों की गति की सीमा के आकलन के लिए नर्स गति के मूल्यांकन हेतु अंग को शरीर से दूर ले जाने को कहती है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन।
देखिए ऐसा है कि इसमें अंग को शरीर से दूर ले जाया जा रहा है, तो जब अंग को शरीर से दूर ले जाया जाता है तो इसको हम कहते हैं अपावर्तन या एबडक्शन। चित्र के माध्यम से देखेंगे। देखिए ये एबडक्शन है, यहाँ पे आदमी ये सीधा खड़ा हो गया है और अपने हाथों को अंगों से दूर ले जाने की, अपने हाथों को शरीर से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं एबडक्शन। और एडक्शन मीन्स होता है जब इसको वापस शरीर की तरफ लाया जाए, तो ये एडक्शन है। जिसको इन सभी वर्ड्स का आना, सभी में अंतर भी कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए हमें सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो एबडक्शन मीन्स होता है शरीर से दूर और एडक्शन मीन्स होता है शरीर के पास लाना। दो वर्ड्स और इसमें हैं, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। तो एक्सटेंशन में आदमी देखिए इस प्रकार से सीधा खड़ा हो गया है, हाथ उसने आगे की ओर किया है तो इसको हम फ्लेक्शन बोलेंगे, और हाथ यदि ये अपनी पुनः इस स्थिति में लाता है तो इसको एक्सटेंशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? मस्तिष्क तरंगी की गतिविधि का अभिलेखन, हृदय की गतिविधि का अभिलेखन, पेरिस्टालसिस गति का अभिलेखन, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हार्ट के लिए, हार्ट के टेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अभी चित्र के माध्यम से देखेंगे, एक नॉर्मल ईसीजी है जिसमें पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और एसटी वेव होती है, एसटी सेगमेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंडोट्रैकियल ट्यूब डाली जाती है इन ईसोफेगस, इन स्टमक, इन ट्रैकिया, इन नेजल कैविटी। देखिए एंडोट्रैकियल ट्यूब, जिससे कि जैसे कि नाम से ही प्रकट है, जहाँ ट्रैकिया शब्द लग जाए तो ट्रैकिया का मतलब होता है श्वास नली, इसलिए इसको हम श्वास नली में ही डालने के लिए प्रयोग करेंगे। और एंडो मतलब होता है अंदर, तो श्वास नली में जो ट्यूब डाली जाती है उसको एंडोट्रैकियल ट्यूब कहते हैं। देखिए ये चित्र के माध्यम से समझाया गया है ये एंडोट्रैकियल ट्यूब किस प्रकार से यहाँ पर डाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है? लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन सा पार्ट प्राप्त करेगा? हम लोग जानते हैं कि हृदय हमारा 4 चैम्बर होता है, जो इसका राइट साइड होता है ये इम्प्योर ब्लड वाला होता है, और लेफ्ट साइड होता है ये प्योर ब्लड वाला होता है। इतनी बात हम लोगों को पता है। अब इसमें होता क्या है, इस प्रकार से इसमें राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, ये इम्प्योर ब्लड है, इस प्रकार से ये शुद्ध ब्लड है बाएं साइड। तो जहाँ जहाँ दाएं ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक कट हो गए हैं। अब ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करने की बात हो रही है, तो इसमें जो ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है ये होता है बायां अलिंद। ये बायां अलिंद है, यहाँ से ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त होता है, फिर उसके बाद ये शरीर के आगे चल करके बाइकस्पिड वाल्व से नीचे आता है, फिर पूरे शरीर में ये डिस्ट्रीब्यूट या पंप कर दिया जाता है। इसे देखिए ये हार्ट का चित्र भी बना हुआ है, इस प्रकार से समझाया गया है कि किस प्रकार से राइट एट्रियम में पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा हो रहा है, फिर उसके बाद ये ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा ये आगे जाता है और पल्मोनरी आर्टरी में होकर के शुद्ध होकर के पुनः वापस लौट करके हृदय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रेटिनिज्म की कमी का कारण होता है थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, एपिनेफ्रिन, रेनिन। तो क्रेटिनिज्म किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। A condition of abnormal mental and physical development resulting from a deficiency of thyroid hormone in fetal or early life, typically characterized by intellectual disability, small stature and thickening of the facial features। देखिए जब भी बच्चा पेट में हो, माँ के गर्भ में हो, तो उसके प्रारंभिक जीवन में जब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं। क्रेटिनिज्म इज ए डिसऑर्डर काज्ड ड्यू टू
hyposecretion of thyroid hormone. In children, it is characterized by stunted physical and mental growth in children. Myxedema is caused due to deficiency of thyroxine hormones in adults. देखिए जो क्रेटिनिज्म है ये वर्ड बच्चों के लिए है और मिक्सीडिमा एडल्ट्स के लिए यूज किया जाता है. In this case, limbs and neck become swollen. This occurs due to accumulation of mucus within the cells in this region. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. मानव कंकाल कितनी अस्थियों का बना होता है? 201, 198, 206, 105. ये 206 का बना होता है. ज़्यादातर सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है 92%, 95%, 80%, 60%. तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 92% प्लाज्मा में जल होता है. अब जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है, जिस ये ब्लड का 55% पोर्शन बनाता है और 45% इसमें सेल्स होती हैं ब्लड में. और फिर इस 55% जो ब्लड का पार्ट होता है इसमें 92% वाटर होता है. ये देखिए चित्र के माध्यम से बताया गया है ब्लड के पोर्शन के बारे में. ये प्लाज्मा है 55%, प्लेटलेट्स हैं, आरबीसी हैं 41%, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स 4% करीब होती हैं. ये 5 प्रकार की होती हैं: लिम्फोसाइट, बेसोफिल, यूसिनोफिल, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए. जब फाइब्रिन बनता है तो ये अंतिम उत्पाद होता है क्लॉटिंग की मैकेनिज्म का और ये माना जाता है कि अब क्लॉट बन चुका है. फाइब्रिन अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स इन द बॉडी. इट इज मेड फ्रॉम द प्रोटीन फाइब्रिनोजन एंड हेल्प्स स्टॉप ब्लीडिंग एंड हील वुंड्स. देखिए क्या हुआ, सबसे पहले इंजरी हुई तो उससे ब्लड निकलना शुरू हुआ. ब्लड जब निकलना शुरू होता है तो जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो हमारे ब्लड में पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाती है. और जब ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन पर क्रिया करता है तो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रकार से लास्ट में क्लॉटिंग बन जाता है. तो लास्ट प्रोडक्ट इसमें जो बनता है वो है फाइब्रिन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है? ए बी, ओ, ए बी. तो इसका सही आंसर है ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, जो कि सभी से ब्लड ले सकता है. ये ब्लड ग्रुप बताया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ. तो इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट देखते हैं. ग्रुप ए में एंटी वी एंटीबॉडी है, ग्रुप बी में एंटी ए एंटीबॉडी है, ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है और ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी होती हैं. एंटीजन ग्रुप ए में ए एंटीजन हो गया, ग्रुप बी में बी एंटीजन हो गया, ग्रुप ए बी में ए और बी एंटीजन हो गए और ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. मस्तिष्क का गति के समन्वय के लिए उत्तरदायी भाग है ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. मीन्स गति के समन्वय, जब व्यक्ति चलता है तो उसके समन्वय के लिए गति करता है, क्या जिम्मेदार होता है, कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो कि उसके लिए उत्तरदायी है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेरिबेलम. ये देखिए ये ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, इसमें ये सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम है, सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम होता है, इसके नीचे ब्रेन स्टेम है और स्पाइनल कॉर्ड है. सेरिबेलम के फंक्शंस के बारे में बताया गया है. द सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर. इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी सिस्टम्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड sends out the instruction to muscle to control the movement. The cerebellum also plays a role in cognitive functions such as attention, language, and working memory. Overall, it is a crucial component of brain that helps us move smoothly and maintain stability in our activities. Next question.
निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को नियंत्रित एवं समन्वित करता है? मिड ब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है वो होता है हाइपोथैलेमस। Hypothalamus is a bilateral collection of nuclei divided into 3 zones surrounding the third ventricle and mammillary body। देखिए ये इसमें चित्र के माध्यम से बताया गया है। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, कार्पस कैलोसम, थैलेमस और थैलेमस के नीचे ये हाइपोथैलेमस है, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि का मास्टर कहा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है और ये मास्टर ग्लैंड का मास्टर हाइपोथैलेमस है। सबसे पीछे सेरिबेलम है, ब्रेन स्टेम है, उसके नीचे हिप्पोकैम्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हृदय तरंग के संचलन का सही पथ है? ऐसे नोड, ए बी नोड, ऐसे नोड, परकिंजे फाइबर्स, बंडल शाखाएं, ए बी नोड, बंडल शाखाएं, बंडल ऑफिस, ऐसे नोड, परकिंजे फाइबर्स, ऐसे नोड, बंडल ऑफिस, बंडल शाखाएं, ए बी नोड, परकिंजे फाइबर्स, ऐसे नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफिस, बंडल शाखाएं, परकिंजे फाइबर्स। देखिए ऐसा है कि आपको ये बताना है कि हृदय में तरंग का संचालन इनमें से किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप होता है। तो इसका सही आंसर देखेंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। सबसे पहले ऐसे नोड, उसके बाद ए बी नोड, उसके बाद बंडल ऑफिस, उसके बाद बंडल ब्रांचेज और प्रोकिंजे फाइबर्स। चित्र के द्वारा इसको समझेंगे। ये राइट एट्रियम है, इसमें ऐसे नोड है, ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुई, इसके बाद ये ए बी नोड में आ गई। ए बी नोड भी राइट एट्रियम में पाया जाता है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। यहाँ से फिर ये बंडल ऑफ हिज में जाती है। बंडल ऑफ हिज से बंडल ब्रांचेज ये दो निकली हुई हैं। एक बंडल ब्रांच लेफ्ट साइड में गई, एक बंडल ब्रांच राइट साइड में जाती है, जो कि फिर इसमें से पुरकिंजे फाइबर्स निकले होते। तो इस प्रकार से ये एक हृदय की लय का पूरे हृदय में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क की उत्सर्जी इकाई है बॉमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेफ्रॉन वृक्क की उत्सर्जी इकाई या एक्सक्रीटरी यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये चित्र के द्वारा बताया गया है। ये किडनी है। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस, ट्यूब्यूल ये इसके पार्ट होते हैं, कंडक्टिंग ट्यूब्यूल्स और यूरिन एग्जिस्ट डक्ट होती है, इससे यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्लैंड विच सीक्रेट्स बोथ हार्मोन एंड एंजाइम इज पिट्यूटरी, पैंक्रियाज, एड्रिनल, लीवर। तो आपको एक ऐसी ग्रंथि का नाम बताना है, ऐसी ग्लैंड का नाम बताना है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों सीक्रेट करती है। तो निश्चित बात है जो ग्लैंड हार्मोन और एंजाइम दोनों सीक्रेट करती है उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे। और हमारे शरीर में पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों को सीक्रेट करने का काम करती है, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। Pancreas is both an endocrine as well as exocrine gland that secretes both hormones and enzymes. The islets of Langerhans, which are a collection of group of cells in which the endocrine part which constitutes only 1% of total cells, while 95%, 99% of cells secrete inactive digestive enzymes known as zymogens। देखिए ऐसा है कि इसमें से जो जाइमोजन निकलता है, ये एक एंजाइम है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसके बाद ये एक्टिव होता है। अब इसमें कुछ और ऑप्शंस दिए गए थे, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए प्योरली एन एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सीक्रेट्स सेवरल हार्मोन्स। इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बाद इसमें थायराइड ग्लैंड्स के बारे में भी ऑप्शन था। तो थायराइड ग्लैंड इज बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड wrapped around in front of the windpipe at the end and at the front of Adam's apple. It does not secrete any enzyme and it is purely endocrine gland and it does not rely on a duct system। एक और इसमें ऑप्शन था एड्रिनल ग्लैंड।
जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसमें कोई भी डक्ट सिस्टम नहीं होता है, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इससे एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। इसलिए जो कि मिक्स्ड ग्लैंड है जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं, वो की है पैंक्रियाज। धन्यवाद।